Assalamualaikum. Today I am going to start new chapter of class 8th, that is direct and inverse proportion. Direct and inverse proportion आज हमें पढ़ना है. चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन की, उसके बाद समझेंगे क्या लिखा. ठीक, डायरेक्ट प्रपोर्शन. Direct proportion. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if number one, they increase or decrease together. Number second, the ratio of their corresponding values remains constant. देखिए क्या लिखा, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. दो क्वांटिटीज अगर हमारे पास हैं, दो क्वांटिटीज को हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है अगर दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, वो एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज होंगे. मतलब अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, या अगर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी. एक को इंक्रीज करेंगे हम, एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज होगी उसकी वजह से. ठीक, अगर एक को डिक्रीज करेंगे दूसरी भी उसकी वजह से डिक्रीज होगी. ठीक, दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उन दो क्वांटिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उनका रेशियो सेम आना चाहिए. ठीक, तभी हम उन दो क्वांटिटीज को कहेंगे ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे. अगर मैं एक पेन को परचेज करूं, फॉर एग्जाम्पल एक पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है. लेट सपोज कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज 5 रुपीज़. सपोज कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज 5 रुपीज़. हर पेन की प्राइस सपोज 5 रुपीज़ है. If I purchase one pen, number of pens, cost of pens. ये देखिए यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटीज ली, नंबर ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन्स. If I purchase one pen, number of pen, if I purchase one pen, then I have to pay 5 rupees. अगर मैं एक पेन परचेज करूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 5 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी. ठीक, इफ आई परचेज 2 पेन्स, अगर मैं 2 पेन परचेज करूंगा तो कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 10 रुपीज़, 10 रुपीज़. इस तरह से अगर मैं नंबर ऑफ पेन 3 परचेज करूं तो कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा?
15 rupees. Similarly, if I purchase 4 pens, then I have to pay 20 rupees. ये देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज मैंने ली, एक नंबर ऑफ पेन्स, दूसरी क्वांटिटी कॉस्ट ऑफ पेन्स। मैंने यहाँ पे सपोज किया था कॉस्ट ऑफ ईच पेन, लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ ईच पेन भी 5 रुपीज़। मैंने सपोज किया था कि हर पेन की कीमत 5 रुपए है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हर पेन की कीमत 5 रुपीज़ है, ठीक। अब देखिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं एक पेन परचेज करूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। एक पेन की कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़, 2 पेन्स की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़, 3 पेन्स की कॉस्ट क्या है 15 रुपीज़, 4 पेन्स की कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़। ये देखिए जैसे ही मैं नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज कर रहा था 1 2 3 4 तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे थे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे थे। देखिए नंबर ऑफ पेन जब 1 था तो उस टाइम कॉस्ट 5 रुपीज़। जैसे ही मैंने इंक्रीज किया नंबर ऑफ पेन्स 2 थे तो उस टाइम कॉस्ट क्या था 10 रुपीज़। इस तरह यहाँ से 2 से 3 तक पहुँचा, इंक्रीज हुआ, एक मैंने इंक्रीज कर दिया, यहाँ से भी इंक्रीज हो गए 10। 2 पेन्स की प्राइस 10 रुपीज़ थी, अब 3 पेन्स की प्राइस कितनी है 15 रुपीज़। इस तरीके से 4 पेन्स की प्राइस कितनी है 20 रुपीज़। कहने का मतलब जैसे ही मैं नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज कर रहा था कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे थे, ठीक। कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक। अगर हम इस साइड देखेंगे, इस साइड जाएंगे, नंबर ऑफ पेन्स 4 3 2 1, कॉस्ट देखिए इस साइड 20 15 10 5। मीनस अगर हम यहाँ से देखेंगे तो नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज हो रहे थे, कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब ये दो क्वांटिटी ऐसी है जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते थे दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी, जब हम एक को डिक्रीज कर रहे थे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही थी, ठीक। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज उनका नाम मैंने रखा फिलहाल यहाँ पे एक्स एंड वाई। एक क्वांटिटी का नाम रखा एक्स, एक क्वांटिटी का नाम रखा मैंने वाई। मैंने कहा कि दो क्वांटिटीज अगर है एक्स एंड वाई और सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उनको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इफ अगर दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज एक साथ हो जाएंगे, ठीक। मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी, या अगर एक डिक्रीज होगी उसकी वजह से दूसरी भी डिक्रीज होगी। और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो वो दो क्वांटिटीज होंगे उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे उनका प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। कहने मतलब फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट जब 5 रुपीज़ थी तो उस टाइम नंबर ऑफ पेन्स क्या था 1। जब कॉस्ट 10 रुपीज़, व्हेन कॉस्ट वाज 10 रुपीज़, नंबर ऑफ पेन्स क्या थे 2। नंबर ऑफ पेन्स 2 थे। अब जब कॉस्ट 15 रुपीज़ थे, व्हेन कॉस्ट वाज 15 रुपीज़, नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 3। ये देखिए जब कॉस्ट 5 रुपीज़ थी, जब कॉस्ट 5 रुपीज़ थे तो उस टाइम क्या नंबर ऑफ पेन्स 1 था। जब कॉस्ट 10 रुपीज़ थे उस टाइम नंबर ऑफ पेन्स 2 थे। जब कॉस्ट ऑफ पेन्स 15 रुपीज़ थे उस टाइम नंबर ऑफ पेन्स 3 थे, ठीक। इस तरीके से जब कॉस्ट 20 रुपीज़ थे उस टाइम नंबर ऑफ पेन्स 4 थे, ठीक। अब देखिए अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को रेशियो निकालेंगे, 5 को 1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखिए 5 1 10 20 15 3 24, उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं इनको हम रेशियो निकालेंगे। 5 को 1 के साथ, 10 को 2 के साथ, 15 को 3 के साथ, 20 को 4 के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, ठीक। 5 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, 10 का 2, 15 का 3, 20 का 4। अब इनका रेशियो निकालेंगे। देखिए 5 इज टू 5/1 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 10 कॉस्ट बाय नंबर ऑफ पेन्स, मैं कॉस्ट बाय नंबर, कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन्स से रेशियो निकाल रहा हूँ। कॉस्ट जब 10 रुपीज़ थे उस टाइम नंबर ऑफ पेन्स कितने थे 2। 10/2 क्या है 2 × 1 2, 2 × 5, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, ठीक। अब इनका इन दो का रेशो मैंने निकाला, यहाँ से भी रेशो 5 आ गया। पहले दो क्वांटिटी जो थी 5 और 1 उनका भी रेशो 5 ही आ गया। अब देखिए 15 और 3, 15/3
3 × 5, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, यहाँ से भी रेशियो हमें क्या मिला, 5 मिला। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 1 4, 4 × 5 20, यहाँ से भी रेशियो 5 मिला। ठीक, देखिए 5/1 वो 5, 10/2 वो भी 5 आ गया। ठीक, 15/3 वो भी 5 आ गया, 20/4 वो भी 5 आ गया। ठीक, कहने का मतलब जब हमने इनका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रेशियो निकाला, हर बार रेशियो क्या आया, 5। रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो हर बार 5 5 5 आ गया। ठीक, मीन्स ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं, एक तो जब मैंने एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी, जब मैंने एक को डिक्रीज किया उसकी वजह से दूसरी भी डिक्रीज हो रही थी, और जब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के रेशियो जो थे उन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो निकाला, वो रेशियो भी सेम आ गया। ठीक है, ठीक, अब इन दो क्वांटिटीज को हम कहेंगे ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। इनकी रिलेशन जो है वो क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या कह दिया, दो क्वांटिटीज, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई, उनको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है अगर दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, एक साथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ एक इंक्रीज होने की वजह से दूसरी इंक्रीज होगी या दूसरी एक डिक्रीज होने की वजह से दूसरी भी डिक्रीज होगी, हम वहीं पे कह देंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। नहीं, दूसरा कंडीशन भी, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगी तब जाके, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वो दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहे, एक तो दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, एक साथ इंक्रीज डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे उनको जब हम रेशियो निकालेंगे वो रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट ऑफ पेन्स की बात की, जब नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज कर रहा था मैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा था, जब मैं नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज कर रहा था कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा था, और जब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो निकाला वो रेशियो भी सेम आ गया। ठीक, तो जो नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट ऑफ पेन्स ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक, अब इनवर्स प्रपोर्शन पे बात करेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन क्या है और उसको भी थ्रू एग्जांपल समझेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, देखिए इनवर्स प्रपोर्शन, टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion if, number first, an increase in one quantity, in quantity x, there will be decrease in quantity y, and vice versa. Number second, the product of their corresponding values remains constant. देखिए क्या लिखा, इनवर्स प्रपोर्शन,
टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल उन दो क्वांटिटीज का नाम मैंने रख दिया एक्स एंड वाई। उन एक्स एंड वाई को हम तभी कहेंगे, अगर दो क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई हमारे पास, उनको हम कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर नंबर फर्स्ट एन इंक्रीज इन क्वांटिटी एक्स देयर विल बी डिक्रीज इन क्वांटिटी वाई एंड वाइस वर्सा। देखिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, दो क्वांटिटीज अगर हमारे पास है सबसे, उनको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ये दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है इफ अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करेंगे, एक्स क्वांटिटी को इंक्रीज करने की वजह से जो वाई क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। या अगर हम एक्स क्वांटिटी वाई क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से एक्स क्वांटिटी डिक्रीज होगी। कहने का मतलब अगर उन दो में से, दो क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या अगर एक क्वांटिटी को हम उन दो में से डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट में क्या हो रहा था, एक को इंक्रीज कर रहे थे दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अपोजिट है। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने की वजह से अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने की वजह से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, उन दो क्वांटिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, इनवर्स प्रोपोर्शन में उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज थे उनका रेशियो सेम आना चाहिए। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसमें दूसरा पॉइंट क्या था, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। जो रेशियो होगा दो क्वांटिटीज को, जब हम जो वैल्यू होंगे दो क्वांटिटीज के, उनको जब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम रेशियो निकालेंगे वो रेशियो सेम आना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, रेशियो नहीं, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। ठीक, अब दो क्वांटिटीज को हम कब कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, अगर एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी उन दो में से हम इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या उन दो में से कोई भी क्वांटिटी हम डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। और जब हम उन दो क्वांटिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्रोडक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे दो क्वांटिटीज को ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, और डिस्टेंस ए टू बी क्या है, फॉर एग्जांपल 400 किलोमीटर। अब देखिए स्पीड, टाइम, स्पीड, ठीक, टाइम स्पीड। अगर स्पीड सपोज इस कार की स्पीड फॉर एग्जांपल होगी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये गाड़ी 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है पर किलोमीटर के बाद। हर एक किलोमीटर के बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 5 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल अगर स्पीड होगी 5 किलोमीटर तो टाइम कितना आएगा, टाइम किसके बराबर होता है, टाइम की फॉर्मूला क्या है, पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम देखिए किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 400 किलोमीटर, अब स्पीड क्या है, सपोज मैंने किया अगर स्पीड 5 किलोमीटर होगी, स्पीड 5 किलोमीटर है तो टाइम क्या आएगा 5 × 8 40, 5 × 0 0, मीन्स जब स्पीड अगर इस कार को ट्रेवल करना है ए टू बी तक, और ए टू बी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, और उस गाड़ी की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, हर आवर के बाद वो 5 किलोमीटर, हर आवर के बाद वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, तो उस टाइम उसको टाइम, अगर स्पीड 5 किलोमीटर होगी तो कितना टाइम लगेगा 80 आवर, सॉरी स्पीड अगर 5 किलोमीटर होगी तो टाइम कितना लगेगा 80 आवर। ठीक, अगर स्पीड इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल अब स्पीड अगर 10 किलोमीटर, इफ स्पीड इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, अगर अब उसकी स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखिए तो टाइम क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू 400
किलोमीटर स्पीड इक्वल टू 10। अब 400 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 40। ठीक, 0 0 कैंसल, 40 आ गया। ठीक, जब स्पीड 10 किलोमीटर थी उस टाइम टाइम कितना आया 40 आवर। इस तरीके से अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी, स्पीड इक्वल टू 20, अगर स्पीड 20 किलोमीटर होगी पर आवर, अगर ये गाड़ी 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगी हर आवर के बाद, तो उस टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू 400 किलोमीटर, स्पीड क्या है 20। अब देखिए 0 0 कैंसल, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। ठीक, जब स्पीड 20 किलोमीटर थी तो टाइम भी 20 आवर्स आ गई। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसी स्पीड इंक्रीज हो रही थी 5 10 20, स्पीड जब इंक्रीज हो रही थी, ये देखिए टाइम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था 80, यहाँ पे 5 से 10 तक पहुंचा, मतलब इंक्रीज हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, 5 10 20 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला 80 40 20 ये डिक्रीज हो रहा था, मीनस जैसे ही स्पीड इंक्रीज हो रही थी टाइम क्या हो रहा था, डिक्रीज। अब इस साइड देखेंगे, जब स्पीड डिक्रीज हो रही थी 20 10 5, जब स्पीड डिक्रीज हो रही थी टाइम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था 20 40 80, ज्यादा हो रहा था, ज्यादा ज्यादा। जैसी स्पीड बढ़ रही थी टाइम कम लग रहा था, जैसी स्पीड कम हो रही थी टाइम, जैसी स्पीड कम हो रही थी टाइम ज्यादा हो रहा था, जैसी स्पीड कम हो रही थी टाइम ज्यादा हो रहा था। मीन्स अगर जब स्पीड इंक्रीज हो रही थी टाइम डिक्रीज हो रहा था, जब स्पीड डिक्रीज हो रही थी टाइम इंक्रीज हो रहा था। ठीक, और देखिए अगर हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्रोडक्ट निकालेंगे, वहां पे रेशियो निकाल रहे थे डायरेक्ट प्रपोर्शन में, यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन में क्या है, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का। 80 इंटू 5, 80 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 5 है, 80 इंटू 5 क्या आएगा 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 8 40 400। अब देखिए यहाँ पे 40 इंटू 40 को 10 के साथ, 40 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 है, 40 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400। अब देखिए 20 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 इंटू 20 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 400। देखिए यहाँ पे जो टाइम और स्पीड है ये ऐसी दो क्वांटिटी है, जब हम एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे थे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही थी, जब हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे थे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही थी, और जब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट निकाला वो तो सेम आ गया। It means that these two quantities, this time and speed, are in inverse proportion. इनकी जो रिलेशन है वो क्या है, वो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स प्रपोर्शन में है ये दो चीज। ठीक, अब क्या लिखा है इनवर्स प्रपोर्शन की डेफिनेशन, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, अगर सपोज दो क्वांटिटीज का नाम मैंने रखा एक्स एंड वाई, उनको हम कहेंगे ये इनवर्स प्रपोर्शन में है, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रपोर्शन, दो क्वांटिटीज को हम कहेंगे ये इनवर्स प्रपोर्शन में है। एंड इंक्रीज इफ, अगर एन नंबर फर्स्ट point number first, an increase in x quantity there will be decrease in y quantity y, अगर x quantity में हम increase करेंगे तो y उसकी वजह से y quantity में decrease होना चाहिए, तो and vice versa, या अगर y quantity में हम increase करेंगे तो x quantity में उसकी वजह से decrease होना चाहिए। ठीक, मतलब अगर दो क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज हमारे पास होंगे, उन दो में से अगर हम कोई भी इंक्रीज करेंगे दूसरी डिक्रीज होनी चाहिए, या अगर उन दो में से कोई भी हम डिक्रीज करेंगे दूसरी इंक्रीज होनी चाहिए, और जब हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालेंगे वो सेम आना चाहिए, तब जाके हम कह सकते कि ये दो क्वांटिटीज क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन में है, इनकी रिलेशन इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे देखा है टाइम और स्पीड, टाइम इंक्रीज हो रहा था, अगर यहाँ पे टाइम इंक्रीज होने की वजह से स्पीड डिक्रीज हो रही थी, या टाइम डिक्रीज होने की वजह से स्पीड इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अगर उनका रेशियो प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट सेम नहीं आता तो तब जाके हम नहीं कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये दो क्वांटिटीज। दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन यहाँ, दोनों कंडीशन में डायरेक्ट प्रपोर्शन में इनवर्स प्रपोर्शन में दोनों कंडीशन जरूर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन।